हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑन टैक्सेस द टैक्स बाइट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस की, और स्पेसिफिकली हम देखेंगे क्रेडिट नोट और आईएमएस का इंटरप्ले। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ऐसा सिस्टम चलने के साथ साथ आईएमएस की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि आपने पीछे 3-4-5 सालों के अंदर देखा होगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं एसएससी के अगेंस्ट, दोज आर द डिफरेंस इन आईटीसी बिटवीन 2A एंड 3B की जो आईटीसी जीएसटीआर 2A या 2B के अंदर आया है और जो आईटीसी किसी भी टैक्स पेयर ने अपने 3B में लिया है। क्योंकि हमारा जीएसटीआर 9 किसी भी हम एक साल के जीएसटीआर 9 में जो हमने आईटीसी की फिगर्स दी हैं, हम सिर्फ उसके बेसिस पे ही रिकंसाइल नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटीआर 9 का प्रारूप ही इस तरीके से डिपार्टमेंट ने दिया है। तो अधिकतर लिटिगेशन जो भी एक टैक्स पेयर फेस कर रहा है, स्पेशली मल्टी लोकेशनल टैक्स पेयर, वो जीएसटीआर 2B के अंदर आईटीसी का डिफरेंस 3B के साथ के ऊपर ही कर रहा है। तो आईएमएस इस दिशा में एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, जहां पे कि ये इश्यूज डिफरेंस इन आईटीसी बिटवीन जीएसटीआर 2B एंड 3B विल बी टेकन केयर ऑफ। तो आईएमएस का इस डिस्कशन के अंदर हम आईएमएस का ब्रॉडली समझेंगे कि आईएमएस क्या है और क्रेडिट नोट से कैसी दिक्कतें आ रही हैं आईएमएस के अंदर, उसको हम वो जानेंगे। तो आईएमएस का एक ब्रॉड प्रारूप कैसे बनेगा, वो ये है कि अभी आज की तारीख में एक टैक्स पेयर कैसे काम करता है। वो टैक्स पेयर पहले 1 से 11 तारीख तक जीएसटीआर 1 भरता है अपनी, उसके बाद 14 तारीख को उसकी जीएसटीआर 2B जनरेट होती है, 15 से 20 तारीख तक वो अपना आईटी से रिकंसाइल करता है और 20 तारीख तक जीएसटीआर 3B फाइल कर देता है। ये एक मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं किसी भी एक व्यापारी की, एक किसी भी टैक्स पेयर की। अब उसी को लेके यदि हम आईएमएस का किस तरीके से गवर्नमेंट ने एडवाइजरीज जारी करी है, क्योंकि अभी तक आईएमएस का कोई भी सीजीएसटी रूल्स के अंदर कुछ भी इनकॉर्पोरेट नहीं करा गया है। आईएमएस अभी एक टेस्ट बेसिस के ऊपर एडवाइजरीज के थ्रू सीबीआईसी और जीएसटीएन ने बताया है कि किस तरीके से आईएमएस का फ्लो चलेगा। तो जो आईएमएस का फ्लो बताया गया है कि कंप्लायंस चार्ट अब क्या बन जाएगा, वो ये है कि पहले की तरह 1 से लेके 11 तक, फ्रॉम 1st ऑफ एनी मंथ टू 11th ऑफ दैट मंथ, कोई भी टैक्स पेयर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, उसके ऊपर रिकॉर्ड सेव करेगा, और 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जो भी रिकॉर्ड सेव हो गए हैं उसके ऊपर रिसिपिएंट आईएमएस के अंदर एक्शन लेगा, जो कि उसके काउंटर सप्लायर ने, जो उसके सप्लायर ने इनवॉइस उसके ऊपर रेज करी है। 14 तारीख को जीएसटीआर 2B का ड्राफ्ट बनाया जाएगा, जो कि ऑटो पॉपुलेट होगा उस टैक्स पेयर की जीएसटीएन पोर्टल पे। 14 से लेके 20 तक वो टैक्स पेयर जीएसटीआर 2B के अंदर दोबारा से एक्शन ले पाएगा, जिसकी हम अभी बात करेंगे, और जिससे कि उसकी जीएसटीआर 2B फाइनलाइज हो जाएगी और वो ऑटो पॉपुलेट होके अपना जीएसटीआर 3B में चली जाएगी, और उसके बाद 20 तारीख को वो जीएसटीआर 3B फाइल कर देगा। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की ये है कि आज की तारीख में जीएसटीआर 3B के अंदर जीएसटीआर 2B का आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसको लॉक नहीं करा है, जिससे कि कोई भी टैक्स पेयर उस आईटीसी का अमाउंट चेंज करके 3B फाइल कर सकता है। लेकिन आईएमएस इंप्लीमेंट करने के बाद जीएसटीआर 2B का जो भी अमाउंट ऑटो पॉपुलेट होगा 3B के अंदर, उसको कोई भी टैक्स पेयर अमेंड नहीं कर पाएगा और वही अमाउंट फाइनलाइज होगा 3B में फाइल करने के लिए। तो दोस्तों, ये बात हुई हमारी ब्रॉड आइडिया की। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या डेटा फ्लो है पूरे आईएमएस के प्रकरण के अंदर। तो पहला जो स्टेप इसके अंदर आता है, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन अ पर्सन कैन टेक इन आईएमएस। तो इस आईएमएस में 3 प्रकार के एक्शन है, जैसे कि है एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग। एक्सेप्ट का मतलब यह है कि जो भी टैक्स पेयर है वो अपने सप्लायर की इनवॉइस या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें ये एक ध्यान देने की बात यह है कि यदि कोई भी एक्शन नहीं लेता वो रिसिपिएंट किसी रिकॉर्ड पे, तो उसको माना जाएगा डीम्ड एक्सेप्टेंस और उसको एज ए एक्सेप्ट जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट कर दिया जाएगा। दूसरा है रिजेक्ट, कि कोई भी रिसिपिएंट यदि किसी सप्लायर के रिकॉर्ड से राजी नहीं होता तो ही कैन रिजेक्ट दैट रिकॉर्ड एंड दैट विल बी
then flow towards the supplier increasing his output liability. तीसरा है पेंडिंग। पेंडिंग के केस के अंदर इनवॉइसेस, यदि मैं इनवॉइस और डेबिट नोट्स की बात करूं तो एक रिसिपिएंट उनको किसी भी पीरियड के लिए पेंडिंग रख सकता है, लेकिन उस पीरियड कब खत्म हो जाएगा, जैसे कि आपको ज्ञात है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के प्रोवाइजो के अंदर अक्टूबर की रिटर्न के बाद पिछले फाइनेंशियल ईयर की इनवॉइसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करा जा सकता। तो ये डेडलाइन दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल 23-24 की इनवॉइस यदि आईएमएस एप्लीकेबल होता तो वो 30 अक्टूबर 2025 के बाद वो पॉपुलेट नहीं हो सकती थी, पेंडिंग नहीं हो सकती थी। तो दोस्तों ये एक्शन लेने के बाद आईएमएस में क्या होता है इनवॉइसेस का, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस इनवॉइसेस को एक्सेप्ट या डीम्ड एक्सेप्ट कर दिया गया है वो आईएमएस से हटके जीएसटी 2B में चली जाएंगी। जिस इनवॉइसेस को रिजेक्ट कर दिया गया है वो भी आईएमएस से हटकर जीएसटी 2B का पार्ट बन जाएगी। जिस इनवॉइस को पेंडिंग रख दिया गया है वो आईएमएस में ही रहेगी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि असेसी एक रिसिपिएंट के एक्शन के बाद 2B बनी, जिसका कि इनवॉइस वाइज डिटेल गवर्नमेंट पोर्टल के पास है और उतना ही क्रेडिट वो अपने 3B में ले सकता है। आईएमएस आज की तारीख में एक बेहतर वर्जन क्या है गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट के पास, पहले गवर्नमेंट के पास आज की तारीख में जीएसटीआर 1 यानी कि आउटवर्ड सप्लाई का इनवॉइस वाइज डिटेल था, लेकिन आईएमएस आने के बाद गवर्नमेंट के पास इनवॉइस वाइज डिटेल इनवर्ड सप्लाईज का भी आ जाएगा। मतलब कि किसी भी एक बिजनेस का 360 डिग्री व्यू गवर्नमेंट के पास होगा, आउटवर्ड सप्लाई का भी और इनवर्ड सप्लाई का भी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2B हमारी 3B के बराबर होगी, लेकिन इसके अंदर भी देयर आर सम प्लस एंड माइनसेस, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस आईएमएस का पार्ट नहीं है। वो कौन सी हैं? जैसे कि एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस, वो आईएमएस के थ्रू नहीं आएंगी। ऐसी इनवॉइसेस जिसपे रिवर्स चार्ज के अंदर रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है वो भी आईएमएस के थ्रू नहीं आएंगी। तीसरा उसमें आएगा बिल ऑफ एंट्री, जैसे इंपोर्ट्स के अंदर या फिर एसईजेड के थ्रू जो इंपोर्ट होता है वो एंट्रियां भी आईएमएस के थ्रू अभी फ्लो नहीं करेगी। चौथा है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस, जो वो इनवॉइसेस इश्यू करते हैं उसके ऊपर भी आपको आईएमएस के थ्रू नहीं आएंगी। और एक आखिरी आता है जहां पे आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं है, दो कारणों से, जहां पे कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट है। मतलब कि जैसे सपोज आप दिल्ली में बैठे हैं लेकिन इनवॉइस का प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है तो वो भी आईएमएस के अंदर नहीं आएगी। और ऐसी इनवॉइसेस आईएमएस का पार्ट नहीं बनेगी जो कि टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के प्रोवाइजो से बाहर हो चुकी हैं। मतलब कि यदि हम नवंबर के अंदर बैठे हैं तो नवंबर 25 की बात करते हैं तो सारी इनवॉइसेस 23-24 की वो आईएमएस के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि वो 30 अक्टूबर की डेडलाइन को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये हुआ हमारा आईएमएस के एक्शंस का। इसका मतलब क्या हुआ कि जीएसटीआर 3B के अंदर आईटीसी दो प्रकार से आएगा। एक तो आईएमएस के एक्शन से जो भी हमने लिया एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग, और दूसरा जो आईएमएस से बाहर ट्रांजैक्शन हैं, जैसे हमने अभी आईएसडीआर से वगैरह की बात करी, उसका हमें मैनुअल तरीके से आईटीसी का हमें 3B के अंदर डाल के उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा 2B से, जैसे कि हम आज की तारीख में कर रहे हैं। इसके अंदर एक हमें और इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि आईएमएस अप्लाई होने के बाद जीएसटीआर 2B आपका सब्सिक्वेंट मंथ का जनरेट नहीं होगा यदि हमने पिछले महीने की 3B फाइल नहीं करी गई है। जब तक कि हम प्रीवियस मंथ 3B हैव नॉट बीन फाइल्ड, till that time the 2B of the next month will not be generated. This is a very in fact a good thing or good constraint that has been put by the government in the IMS automatically, जिससे कि एक एसएससी को मजबूरी हो जाएगी आगे के रिटर्न फाइल करने के लिए से पहले पीछे के रिटर्न फाइल करें। अभी एक आईएमएस के अंदर सितंबर में एक एडवाइजरी जारी करी गई है जिसमें कि एक एडिशनल फैसिलिटी दी गई है जहां पे कि रिसिपिएंट ये स्पेसिफाई कर सकता है कि किसी भी इनवॉइस के अगेंस्ट रिड्यूस क्रेडिट ले सकता है। नाउ सवाल ये उठता है कि किन किन सिनेरियो में काम होगा। एक जो स्वतः ही ध्यान में आता है वो ये है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पे कि उन्हें ओनली 50% ऑफ द आईटीसी इज अलाउड। तो सपोज फॉर एग्जांपल किसी इनवॉइस के ऊपर 100 रुपए का क्रेडिट है तो वहां पे वो जो अपना रिसिपिएंट है आईएमएस के अंदर ही कैन स्पेसिफाई 50 रुपी एंड दैट 50 रुपी विल गो टू जीएसटीआर 2B और वही ऑटो पॉपुलेट होगा जीएसटीआर 3B के अंदर। तो दोस्तों ये था एक ब्रॉड रूप से आईएमएस क्या है और किस तरीके से उस पर एक्शन लेना है।
अब हम बात करते हैं आईएमएस और क्रेडिट नोट का एक इंटरप्ले, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्रेडिट नोट की मैं यहाँ पे बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़ा ध्यान दिया है जहां जहां पे भी एक सप्लायर की लायबिलिटी कम हो रही है, उसको सप्लायर की लायबिलिटी तभी कम होगी जब उसकी काउंटर पार्टी मतलब रिसिपिएंट ने कुछ एक्शन ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट नोट इश्यू करते ही अपना सप्लायर अपनी लायबिलिटी को कम कर लेता है, लेकिन उसके अभी आज की तारीख में जो जीएसटीएन पोर्टल है उसके पास ये विजिबिलिटी नहीं है कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट उसकी काउंटर पार्टी ने टैक्स रिवर्स करा है या नहीं करा। ऑल्दो ऐसे नोटिस आ रहे हैं अभी असेसिस को, जिसको कि आज की तारीख में जो हमारा सीजीएसटी एक्ट है, द स्टैट्यूट विच हैज बीन प्रोवाइडेड, the assessors are making appropriate replies to that. So this IMS is an addition to that direction, giving the visibility to the government. क्रेडिट नोट यदि सप्लायर ने इशू करा है तो उस पे यदि एक्शन आपका रिसिपिएंट ने लिया है तो ही लायबिलिटी कम होगी। नाउ किस प्रकार के क्रेडिट नोट्स का बड़ा ध्यान करा गया है इसके अंदर? पहला है एक सिंपल क्रेडिट नोट, क्योंकि उससे आउटवर्ड सप्लायर की लायबिलिटी कम हो जाती है। एक ऐसा क्रेडिट नोट जिसका कि अपवर्ड अमेंडमेंट करा गया है, मतलब पहले यदि 100 रुपए का टैक्स उसमें कम करा गया था, अब उसने 110 रुपए डाल दिया। या फिर ऐसा केस जहां पे क्रेडिट नोट पहले रिजेक्ट हो गया था लेकिन अब सप्लायर ने उसके डाउनवर्ड अमेंडमेंट कर दी है। चौथा जो केस यहां पे प्रिस्क्राइब करा गया है वो यह है कि जहां पे इनवॉइस और डेबिट नोट पहले एक्सेप्ट कर लिए थे रिसिपिएंट ने, लेकिन बाद में सप्लायर ने उनका डाउनवर्ड अमेंडमेंट कर दिया। तो इन सब केसेस के अंदर it has been prescribed that these kind of documents should be जो पहले IMS का प्रारूप आया था उन्होंने ये प्रेस्क्राइब करा था, in all these kind of scenarios the recipient has to mandatorily take the action of either accept or reject, मतलब वो इनको पेंडिंग नहीं रख सकता था। लेकिन सितंबर के अंदर अभी 2-3 दिन पहले जीएसटीएन ने एक एडवाइजरी जारी करी है जिसके अंदर उन्होंने 1 महीने का गैप दे दिया है। मतलब एक क्रेडिट नोट यदि जुलाई में इशू हुआ है तो जो रिसिपिएंट है उसको जुलाई में पेंडिंग रख के अगस्त के अंदर एक्शन ले सकता है। नाउ फ्रेंड्स, सो फार सो गुड। इसको यदि हम इस फैसिलिटी को देखते हैं सीजीएसटी एक्ट 2017 जो कि अमेंड करा गया फाइनेंस एक्ट 2025, स्पेशली सेक्शन 34 रिलेटिंग टू क्रेडिट नोट। फाइनेंस एक्ट 2025 ने एक नया प्रोवाइजो ऐड करा है सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 के अंदर, जो ये कहता है कि यदि रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू करा गया है तो सप्लायर की जीएसटी लायबिलिटी तभी कम होगी जब रिसिपिएंट ने अपना आईटीसी रिवर्स कर लिया है। नाउ देखने में हमें यही लग रहा है कि जो एक्ट बोल रहा है वही आईएमएस बोल रहा है, लेकिन यदि हम आईएमएस में जो रिसेंट एडवाइजरी है जहां पे उसने 2 महीने का टाइम दिया है, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि यदि किसी सप्लायर ने जुलाई में क्रेडिट नोट इशू करा, उसके रिसिपिएंट ने जुलाई में उसका कोई एक्शन नहीं लिया, उसको एक्सेप्ट करा अगस्त के अंदर, तो क्या सवाल ये उठता है क्या ऐसे सप्लायर के लिए, क्योंकि एक्शन नहीं लिया गया, उसकी लायबिलिटीज उस क्रेडिट नोट के लिए देखी जाएगी केवल अगस्त के अंदर ही या जुलाई में बढ़ा के अगस्त में कम कर दी जाएगी? क्योंकि why I am highlighting these points, because this will then in turn give birth to another reconciliations at the end of the taxpayers. मतलब since the inception of GST एक assessee के पास specifically to make the compliances there are so many reconciliations जो उसको करने पड़ रहे हैं, जैसे कि GSTR 1 से आपका GSTR 9 का, 9 से 3B का, 2A से 3B का, अब IMS के अंदर क्रेडिट नोट के एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का अलग से एक आपका रिकंसिलिएशन खड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक आशा करता हूं कि ये एक इश्यूज है जो कि डाउन द लाइन जैसे जैसे IMS विल बी स्ट्रीमलाइंड और फर्दर फाइन ट्यून्ड, और जब ये इनकॉर्पोरेट करा जाएगा सीजीएसटी रूल्स और एक्ट के अंदर, सो गवर्नमेंट विल ड्यूली टेक केयर ऑफ दिस इश्यूज और एक कॉम्प्रिहेंसिव आईएमएस का डॉक्यूमेंट गाइडलाइंस with guidelines to the taxpayer as a whole will be issued. And why it is important? क्योंकि ये एक चेंज एक मल्टी बिलियन कंपनी जिसके अंदर लाखों करोड़ ट्रांजैक्शन है वहां से लेके एक छोटे व्यापारी को भी टच करेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, थैंक यू।